हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमने हमारा 12th चैप्टर बाजार के अन्य स्वरूप खत्म कर दिया और उसके भी हमने वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिए। आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप पूरे टॉपिक के साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो अब हम आगे बढ़े इसके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के साथ। तो देखते हैं कि इस पार्ट के लघुत्रात्मक प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है एकाधिकारात्मक बाजार को परिभाषित कीजिए। तो हमने एकाधिकारात्मक बाजार के बारे में पूरा पढ़ा था कि एकाधिकारात्मक बाजार कौन सा होता है, जिसमें फर्मों की संख्या अधिक होती है, वस्तु विभेदीकरण पाया जाता है और मांग वक्र कैसा होता है, लोचदार होता है। तो आपको सारी चीजें यहाँ पर लिखनी है। लघुत्रात्मक है तो इसलिए आपको 50-60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो इस तरीके से इसका आपको आंसर लिखना है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता दो चरम बाजारों की मध्यस्थ अवस्था होती है। ये वास्तविक जगत के अधिक निकट है। बाजार की इस स्थिति में वस्तु के क्रेता और विक्रेता कैसे होते हैं? अधिक होते हैं। वस्तु विभेद पाया जाता है और फर्म का मांग वक्र अधिक लोचदार होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बनता है? वास्तविक प्रतियोगिता अल्पाधिकार में होती है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जब हमने अल्पाधिकार की बात की थी, उसकी विशेषताएं पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि अधिकतर प्रतियोगिता कहाँ मिलती है? अल्पाधिकार में ही मिलती है। यहाँ फर्मों के मध्य बहुत विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है। विज्ञापन के कारण विक्रय लागतें बहुत अधिक होती हैं। आए बच्चों समझ में? तो आपको यही सारी चीज इसमें लिखनी है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या पाई जाती है? वास्तविक प्रतियोगिता पाई जाती है। तो अल्पाधिकार बाजार में विक्रेताओं के मध्य वास्तविक प्रतियोगिता पाई जाती है, क्योंकि अल्प विक्रेता होते हैं जिनके निर्णय और प्रतिक्रियाएं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो एक फर्म निर्णय लेगी तो उसके निर्णय से दूसरी फर्म जरूर प्रभावित होगी, क्योंकि यहाँ विक्रेताओं की संख्या कैसी होती है? कम होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद प्रत्येक फर्म प्रतिद्वंदी फर्म की चालों पर निगरानी रखती है तथा प्रतिवार हेतु तैयार रहती है। बाजार में सभी फर्म एक दूसरे से प्रभावित होती है, अतः यहाँ वास्तविक प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। तो इस तरीके से आपको इसका पूरा आंसर मेंशन करना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि अल्पाधिकार बाजार की कोई दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हमने अल्पाधिकार की 5 विशेषताएं पढ़ी थी, आपको सारी याद होगी। फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है, विक्रेताओं की संख्या कुछ होती है, परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका मांग वक्र कैसा होता है? विंकुचित मांग वक्र होता है। विज्ञापन लागतें बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो ये सारी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। उसमें से भी आपको कोई 2 विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर करना है। तो आप कोई भी 2 विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर किया गया है कि इस बाजार में विक्रेताओं की संख्या कम होती है, इसीलिए आपस में क्या पाई जाती है? निर्भरता पाई जाती है। दूसरी विशेषता कि फर्मों की परस्पर निर्भरता के कारण कुल उत्पादन में प्रत्येक फर्म अपना हिस्सा निरंतर बनाए रखने के लिए विक्रय प्रोत्साहन हेतु विज्ञापन के कारण भारी मात्रा में विक्रय लागतें वहन करती है। तो विक्रय लागतें बहुत अधिक पाई जाती है। तो दूसरी विशेषताएं आप इसमें ये लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको 2 विशेषताएं इसमें लिखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अभी जैसे आपसे अल्पाधिकार प्रतियोगिता की 2 विशेषताएं बताई थी, उसी प्रकार से आपको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की भी 2 विशेषता पूछ सकता है। पूर्ण प्रतियोगिता की 2 विशेषताएं हैं, एकाधिकार की 2 विशेषताएं। तो इस तरीके से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपसे इस तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आपको कोई भी 2 विशेषताएं बतानी है। हमने 7-8 विशेषताएं बताई थी, तो आप कोई भी 2 विशेषताओं का वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म अथवा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है तथा उनका आकार कैसा होता है? छोटा होता है। फर्मों की संख्या अधिक होती है और जो फर्में होती हैं वो छोटी आकार की होती हैं। एकाधिकारात्मक बाजार में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है कि जिनके निकटतम कोई स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं यहाँ पर नहीं होती तो किसमें होती है? वो एकाधिकार में। यहाँ तो निकटतम स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं वो ध्यान में रखनी है। यही तो डिफरेंशिएट करती है विभिन्न बाजारों के बीच में, जिसको कि हम कंपैरिजन करके, हमने जो भी बाजार पढ़े तो हमने कंपैरेटिवली देखा ना कि किस बाजार में क्या होता है और किस बाजार में क्या नहीं होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ लिखिए। तो हमने देखा था कि
बाजार तीन प्रकार का होता है, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता। और अपूर्ण प्रतियोगिता के भी हमने तीन पार्ट पढ़े नहीं पढ़े? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वयाधिकार। तो अपूर्ण प्रतियोगिता कहते किसे हैं? तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के जो बीच की अवस्था होती है, जिसमें दोनों विशेषताओं का क्या होता है? समावेश होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार बाजार की विशेषताओं का आंशिक समावेश होता है। इस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है तथा बाजार में गैर कीमत प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। यह बाजार स्थिति वास्तविकता के अधिक निकट है, क्योंकि हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता तो कैसी स्थिति है? काल्पनिक स्थिति है, और एकाधिकार भी बहुत कम पाई जाती है। तो वास्तविक जगत में कौन सी स्थिति पाई जाती है? अपूर्ण प्रतियोगिता। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। और इसी के साथ आपके लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं खत्म। अब हम बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न क्या है निबंधात्मक? एकाधिकारात्मक बाजार एक चरम सीमा स्थिति है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब एकाधिकारात्मक बाजार एक चरम सीमा स्थिति, आपने एकाधिकारात्मक बाजार के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा, उसकी विशेषताएं देखी, उसका आगम वक्र देखा। लेकिन अब आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को देखकर ये कंफ्यूजन होगा कि हमें इसमें लिखना क्या है। तो इसमें आपको दिखना है कि एकाधिकारात्मक बाजार होता क्या है, फिर एकाधिकारात्मक बाजार चरम स्थिति है, अर्थात चरम पहली सीमा तो हमारी पूर्ण प्रतियोगिता थी और दूसरी सीमा कौन सी थी? हमारी एकाधिकार। तो एकाधिकारात्मक किस प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता की तरह है और एकाधिकारात्मक किस तरीके से एकाधिकार की तरह है? तो उन दोनों में आपको समानताएं लिखनी है। किससे? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से। ठीक है बच्चों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इस क्वेश्चन में हमें आंसर क्या लिखना है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखना है। आपको एकाधिकारात्मक बाजार के बारे में बताना है कि यह दो चरम बाजारों की क्या है? मध्यम अवस्था है। कौन से दो बाजार है? पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। यह वास्तविक जगत के अधिक निकट है। बाजार की स्थिति में वस्तु के क्रेता और विक्रेता अधिक होते हैं, वस्तु विभेद पाया जाता है और फर्म का मांग वक्र लोचदार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में बताएंगे, फिर इसकी समानताएं बताएंगे किसके साथ? पहले पूर्ण प्रतियोगिता के साथ और फिर एकाधिकार के साथ। जैसे कि यहाँ बता रखी है कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले फर्मों को प्रवेश करने और बहिर्गमन करने की स्वतंत्रता, ये पूर्ण प्रतियोगिता में भी होती है और एकाधिकारात्मक में भी होती है। दीर्घकाल में सामान्य लाभ, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता दोनों में ही दीर्घकाल में कौन सा लाभ प्राप्त होता है? सामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता में भी और एकाधिकारात्मक में भी क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको इसमें समानताएं लिखनी है। अब इसके बाद किसकी? एकाधिकार में प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या समानताएं पाई जाती है वो आप किस तरीके से लिखेंगे? आय वक्र, एकाधिकारात्मक में भी और एकाधिकार में भी, दोनों में आय वक्र कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल का। हमने पढ़ा था ना आगम वक्र, AR वक्र, MR वक्र, दोनों कैसे होते हैं? ऋणात्मक ढाल के होते हैं। तो ये इसमें समानता हो गई। कीमत का निर्धारण एकाधिकारात्मक में और एकाधिकार में, दोनों में कीमत का निर्धारण कौन करता है? फर्में स्वयं करती हैं। ठीक है, एकाधिकार में तो फर्में क्या होती है? उद्योग होती है, तो वो स्वयं करती ही है कीमत का निर्धारण। और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी फर्म स्वयं कीमत का निर्धारण करती है। हालांकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण फर्म के हाथों में सीमित अर्थ में होता है। वो सीमित अर्थ में इसलिए क्योंकि वो बाकी जो फर्में हैं उनकी कीमतों से भी क्या होती है? प्रभावित होती है, लेकिन निर्धारित तो फर्म स्वयं ही करती है ना। तो इस प्रकार से कीमत निर्धारण फर्में स्वयं करती है। तो ये समानताएं हो गई। संयंत्र का आकार, हमने जब फर्म की औसत आगम विधि और सीमांत आगम विधि और सीमांत लागत विधि पढ़ी थी, तब हमने देखा था कि फर्म जहां न्यूनतम लागतें होती हैं वहीं पर क्या करती हैं? अपना अनुकूलतम संयोग देखती है कि जहां पर क्या होना चाहिए? MR बराबर क्या होना चाहिए? MC होना चाहिए। और MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए, अर्थात जहां पर लागतें न्यूनतम होती हैं वहीं पर फर्म अपना क्या करती है? जो संतुलन कायम करती है। तो वो दोनों में, एकाधिकार में भी और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता दोनों में ही क्या होता है? यही कंडीशन होती है। न्यूनतम लागत स्तर पर दोनों फर्में अपना संतुलन स्थापित करती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गई? समानताएं हो गई। किसमें? एकाधिकार में और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में। तो आपको तीनों पॉइंट इसके और तीनों पॉइंट पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या समानताएं हैं उसके तीनों पॉइंट आपको मेंशन करनी है।
ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है एकाधिकात्मक बाजार की विशेषताएं सविस्तर लिखिए। जब छोटे प्रश्न आए थे तब 2 विशेषताएं पूछी थी कि एकाधिकात्मक बाजार की कौन कौन सी विशेषताएं। अब आपको सारी विशेषताएं लिखनी है इसके अंदर। उसमें तो 2 विशेषताएं लिखी थी छोटे प्रश्न में, तो अब यहाँ पर आपको सारी विशेषताओं को मेंशन करना है। तो कैसे? फर्मों की संख्या अधिक, एकाधिकारात्मक बाजार में क्या होती है? फर्मों की संख्या अधिक होती है। विभेदीकृत वस्तुएं, एकाधिकारात्मक बाजार में वस्तुएं कैसी होती हैं? विभेदीकृत, जिनको रंग, रूप, पैकिंग, आकार, हमने पढ़ा था ना, गुणवत्ता आदि के आधार पर क्या कर दिया जाता है? विभेदीकृत कर दिया जाता है। फर्मों का प्रवेश व बहिर्गमन क्या होता है? बिल्कुल इजीली हो सकता है। फर्में मन से तो प्रवेश कर सकती है और मन से ही बहिर्गमन कर सकती है। यदि उनको लाभ दिखता है तो वो प्रवेश कर जाती हैं, जब उनको हानि दिखाई देती है तो वो क्या करती हैं? समूह में से बाहर चली जाती हैं। इसके बाद कई फर्मों को क्या कहा जाता है? समूह। यहाँ पर क्या होता है? फर्मों का जो समूह होता है, फर्मों का जो हमें कह सकते हैं कोलैबोरेशन होता है या फर्मों का जो कलेक्शन होता है, उसको हम यहाँ समूह कहते हैं। समूह किसे कहते हैं? जो कि विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करती है। ठीक है। इसके बाद विक्रय लागतों में भिन्नता। यहाँ पर फर्मों की विक्रय लागतों में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ विज्ञापनों पर खर्चा बहुत अधिक होता है। तो फर्में क्या करती हैं? जितना विज्ञापनों पर या और चीज़ों पर खर्च करेंगी तो उस हिसाब से उनकी विक्रय लागतें क्या हो जाती हैं? अलग अलग हो जाती हैं। तो इस प्रकार से लिखना है। गैर कीमत प्रतियोगिता, ये इस बाजार की प्रमुख विशेषता है। आपने देखा भी होगा कि बाजार पाया जाता है ना ये वास्तविक जगत में, तो क्या होता है? एक के साथ एक फ्री, या बोनस करना, या मरम्मत सुविधा देना निःशुल्क। तो ये सारी क्या होती है? गैर कीमत प्रतियोगिता। कीमत के अतिरिक्त जो चीज़ें दी जाती हैं उसे ही हम कहते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। तो वो भी इस बाजार में पाई जाती है। सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली थी ना, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है अल्पाधिकार बाजार का अर्थ और विशेषताएं लिखिए। अब अल्पाधिकार बाजार किसे कहते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, पढ़ चुके थे हम, वो सारी आपको इसमें मेंशन करनी है। कि अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें फर्मों की संख्या कुछ होती है जो कि समरूप भी और विभेदीकरण दोनों प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। इस तरह से लिखना है। इस बाजार में कई फर्में क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा से मुक्त होने के कारण आपस में क्या कर लेती हैं? समझौता कर लेती हैं और अल्पाधिकार का रूप ले लेती हैं। ठीक है। यदि वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वयाधिकार कहते हैं। फिर आप अल्पाधिकार के उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे कि वाहन, स्टील, वाहन कंपनीज होती हैं, स्टील है। आए बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। फिर इसकी विशेषताएं जो हमने बताई थी, कौन सी विशेषता थी? ये 5 विशेषताएं, इनको आपको पॉइंट्स वाइज लिखना है, उनका वर्णन करना है। कि पारस्परिक निर्भरता, अल्पाधिकार में जो फर्में हैं वो परस्पर क्या होती हैं? एक दूसरे से निर्भर होती है। यदि एक फर्म यदि अपनी कीमत को कम करता है तो दूसरी फर्म भी क्या करती है? उसका अनुसरण कर सकती है, या फिर वो कुछ और करने के लिए तैयार रहती है, प्रतिवार हेतु क्या करती है? तैयार रहती है। तो इसमें क्या होता है? कीमत का समझ में नहीं आता कि फर्मों को कि वो क्या करें, क्योंकि फर्मों के मध्य आपस में क्या पाई जाती है? विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो पारस्परिक निर्भरता इसमें आ जाएगा। प्रतियोगिता, हमने जैसे बताया कि आपस में फर्में क्या होती है? प्रतियोगी होती हैं, प्रतिद्वंदी होती हैं, प्रतियोगिता करती रहती हैं। क्या करने के लिए? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। इसके बाद विज्ञापन है। यहाँ पर विज्ञापनों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विज्ञापन तो यहाँ जीवन मरण का प्रश्न होता है, क्योंकि जो अधिक विज्ञापन करता है उसे अधिक लाभ हासिल होने की उम्मीद होती है। तो विज्ञापनों की वजह से विक्रय लागतों में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। कीमत परिदृढ़ता, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर यदि कोई एक फर्म कीमत कम कर देता है और अपनी बिक्री बढ़ाने की कोशिश करता है तो दूसरी फर्में भी उसका क्या करती है? अनुसरण करती है। तो इससे किसी को लाभ हासिल नहीं हो पाता। और यदि फर्म कीमत बढ़ाकर उत्पादन को कम करके और क्या करना चाहता है? लाभ हासिल करना चाहता है, तो कोई भी उपभोक्ता उसके पास से वस्तुएं नहीं खरीदता, क्योंकि वो किसके पास जाएगा? जिनकी कीमतें कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर कीमत परिदृढ़ता पाई जाती है और इसी की वजह से यहाँ पर विंकुचित मांग वक्र पाया जाता है। इसके बाद है फर्मों के मध्य विरोधी प्रवृत्ति। जैसा हमने बताया कि फर्मों के मध्य यहाँ पर क्या पाई जाती है? विरोधी प्रवृत्ति पाई जाती है। आपस में फर्में एक दूसरे से क्या करती हैं? कंपटीशन करती रहती हैं, लाभ कमाने के लिए, अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 5 विशेषताओं का आपको वर्णन अच्छी तरीके से इसमें करना है। समझ में आ रहा है ना कि आपको आंसर किस तरीके से लेना है, क्योंकि बाजार में से कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निबंधात्मक पूछा जा सकता है और आपको इसका वर्णन इसी प्रकार से करना है जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वस्तु विभेद क्या है और इसे किन किन तरीकों से किया जाता है। तो वस्तु विभेद क्या होता है? तो इसमें आपको मैंने बताया था कि वस्तुओं को क्या करना? एक दूसरे से भिन्नता प्रदान करना। अब ये भिन्नता किस प्रकार से प्रदान की जाती है? जैसे कि रंग में, रूप में, आकार में, उनकी गुणवत्ता में, उनकी
उनकी पैकिंग में, तो इस प्रकार से क्या की जाती हैं, वस्तुएं आपस में भिन्न हो जाती हैं। इसके अलावा पेटेंट या ट्रेडमार्क द्वारा भी वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आपस में भिन्न कर दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है कि ये वस्तुएं क्या होती है, निकटतम स्थानापन्न हो जाती हैं। भाई इनमें थोड़ा सा ही तो अंतर होता है, तो निकटतम स्थानापन्न होता है, लेकिन बिल्कुल समान नहीं होती। रंग, आकार, पैकिंग, गुणवत्ता आदि में इनमें क्या होता है, अंतर होता है। पेटेंट और ट्रेडमार्क द्वारा भी वस्तु विभेद किया जाता है। इसके बाद विज्ञापन और प्रचार द्वारा कोई वस्तुओं के विज्ञापनों द्वारा क्या बताया जाता है, किसी के बारे में क्या बताया जाता है, तो इस प्रकार से उपभोक्ता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाया जाता है उस वस्तु को बेचने के लिए। ठीक है, इसके बाद है कार्यकुशलता और साख सुविधा के आधार पर भी वस्तु विभेद किया जाता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखनी है, और इसका आंसर इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ उस तरीके से पूरा डिटेल वाइज लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एकाधिकार और एकाधिकारात्मक बाजारों की तुलना कीजिए। तो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया, एकाधिकार के बारे में पढ़ा हमने, फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। तो आपको अपने बिल्कुल कंसाइंस लेवल से देखना है कि एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में आखिर अंतर क्या पाया जाता है, दोनों की क्या तुलनाएं हैं। हमने इनको बिल्कुल अलग अलग सेपरेशन से पढ़ा है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि हाँ एकाधिकार में तो ये पाया जाता है, एकाधिकारात्मक में ये पाया जाता है। तो इन दोनों के अंतर को आपको समझना भी है और पॉइंट वाइज लिखना है। आप कैसे लिखेंगे, आप इसका आंसर देखिए कि दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स बना लेते हैं, उसके हिसाब से लिखेंगे। फर्मों की संख्या, तो एकाधिकार में फर्मों की संख्या एक ही होती है, जबकि एकाधिकारात्मक फर्मों की संख्या अधिक होती है। वस्तु, एकाधिकार में जो वस्तु पाई जाती है वो कैसी होती है, विजातीय, मतलब वो किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन एकाधिकारात्मक में जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो कैसी होती हैं, विभेदीकृत वस्तुएं, जिन्हें रंग, रूप, आकार, पैकिंग, गुणवत्ता आदि के आधार पर विभिन्नता दे दी जाती है। इसके बाद एक कीमत लोच, एकाधिकार में तो कीमत लोच कैसी पाई जाती है, इकाई से कम। हमने पढ़ा था ना, बेलोचदार मांग वक्र होता है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत लोच इकाई से अधिक अर्थात लोचदार मांग वक्र यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद एक कीमत पर नियंत्रण, एकाधिकारी का तो क्या होता है, कीमत पर अच्छे से नियंत्रण होता है। ठीक है, वो अपनी कीमत को निर्धारित कर सकता है, उसके हिसाब से जो उत्पादित मात्राएं हैं या फिर बिक्री की मात्राएं हैं वो निर्धारित होती हैं। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में जो कीमत पर नियंत्रण है वो कर तो सकता है वो अपनी, लेकिन वो समूह की और फर्मों से भी क्या होता है, प्रभावित होती है। वो कीमत होती ही नहीं होती है, क्योंकि वहां पर समूह में और भी फर्में होती हैं। तो इस प्रकार से कीमत पर इसका सीमित नियंत्रण होता है। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन, एकाधिकार में तो फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन दोनों में क्या होती हैं, अवरोध होती हैं, बाधाएं होती हैं, रुकावटें होती हैं। कोई भी फर्में प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन आसानी से और सरल तरीके से किया जा सकता है। यदि फर्मों को लाभ दिखता है तो फर्में प्रवेश कर जाती हैं, यदि फर्मों को हानि दिखती है तो फर्में बहिर्गमन कर जाती हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, अगला जो उसका पॉइंट है वो देखते हैं। विज्ञापन लागतें, तो विज्ञापन लागतें, एकाधिकार में कोई विज्ञापन लागतें नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर फर्म एक ही विक्रेता होती है तो उसे किसी विज्ञापन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विज्ञापन लागतें बहुत अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि फर्मों को अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, अपनी वस्तु को अति उत्तम साबित करने के लिए क्या करना होता है, बहुत सारे विज्ञापन करने होते हैं। इसीलिए यहाँ पर विक्रय लागतें बहुत अधिक पाई जाती है। इसके बाद है फर्म उद्योग, एकाधिकार में कोई फर्म नहीं होती और उद्योग मतलब अलग अलग नहीं होते, फर्म ही क्या होता है, उद्योग होता है, क्योंकि एक ही विक्रेता होता है। जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग अलग अलग होते हैं। फर्मों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, ना कि उद्योग। समूह का अर्थ क्या होता है, जो कि विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन करती है। ठीक है, इसके बाद है कीमत विभेद, एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है, एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत वसूली जा सकती है, जैसे कि बिजली, जिसका कि हमने उदाहरण दिया था। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कीमत विभेद संभव ही नहीं है, एक ही वस्तु की अलग अलग कीमत एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में नहीं वसूली जा सकती। ठीक है, इसके बाद है लाभ, एकाधिकार में क्या होता है, जो दीर्घकाल है उसमें तो होता है असामान्य लाभ। ठीक है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त होता है। तो इनके लाभों में भी क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद एक कीमत व उत्पादन स्तर, एकाधिकार में क्या होता है, कीमत और उत्पादन स्तर दोनों वो खुद निर्धारित कर सकता है, अर्थात वो कीमत निर्धारित करता है तो उत्पादन स्तर स्वतः निर्धारित हो जाता है। यदि वो उत्पादन स्तर निर्धारित करता है तो कीमत भी स्वतः निर्धारित हो जाती है, क्योंकि एकाधिकार में क्या होता है, एक ही विक्रेता या एक ही उत्पादक होता है, जबकि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उसका कीमत और उत्पादन स्तर पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि वो समूह की और उद्योग जो फर्में हैं उससे प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये 10 पॉइंट लिख के और इन 10 पॉइंट के जो जो डिटेल मैंने आपको समझाई है कि एकाधिकार में क्या होता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में क्या होता है, उसको आपको अच्छे से लिख कर आना है। और आपको ये सारी चीज़ें इनके बारे में डिटेल में आप
जब हमने चैप्टर पढ़े थे ना, तो उसमें अच्छे से पढ़ ही लिया था कि एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकारत्मक प्रतियोगिता क्या होता है। तो जब आप पढ़ते जा रहे हो तभी इसमें आपस में क्या करते जाएं, डिफ्रेंशिएशन करते जाएं, ताकि कि आपको यहाँ पर लिखने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न भी खत्म होते हैं यहाँ पर आपके 12th चैप्टर के, और आपका 12th चैप्टर भी यहाँ पर फिनिश होता है। तो यहाँ पर अपने बाजार हो गए खत्म। अब हम पढ़ेंगे हमारा 13 चैप्टर, और 13 चैप्टर क्या है हमारा, मांग और पूर्ति के द्वारा बाजार में किस प्रकार से संतुलन होता है। बाजार संतुलन पढ़ना होगा ना आपको, क्योंकि आपने मांग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, पढ़ा नहीं पढ़ा 3rd चैप्टर में। उसके बाद आपने पूर्ति के बारे में पढ़ लिया 5th चैप्टर में। तो मांग और पूर्ति जहां बराबर होते हैं वहीं तो बाजार में क्या होता है, संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कि मांग और पूर्ति के द्वारा ही उद्योग में क्या होता है, कीमत का निर्धारण होता है, और वही कीमत क्या कहलाती है, संतुलित कीमत, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में 13 चैप्टर में। तब तक आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने भी हैं, और इनका तरीका कि किस तरीके से किस आंसर को लिखना है वो आपको अच्छे से समझना है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।